हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इसके पहले हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो के बारे में देखा था, हिस्ट्री के बारे में रिवाइज किया था कि कैसे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे, आपने उसके बारे में जाना था। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, अपकमिंग जो एग्ज़ाम आने वाला है एसएस का। तो उसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या इसमें कुछ अलग चीज़ें हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा फ़ोटो कैप्चरिंग करने में प्रॉब्लम हुई थी, तो आप अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करके देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द 2 मिनट थोड़ा सा हाईलाइटर ले लेते हैं, हाईलाइटर से आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो एक्सप्लेन द मेटामॉर्फोइक रॉक्स विथ एग्जाम्पल कह रहा है कि आप मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है उसके बारे में बताएं, एक्सप्लेन करें, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, कैसे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है, नई चीज़ों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, यहाँ पर है ना, एंड एक्सट्रीम प्रेशर द बेसिक प्रॉपर्टी लाइक स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें, लेयरिंग कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है? हमारे अर्थ के अंदर यानी इनसाइड ऑफ अर्थ हैव अ मोर टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर है, और इस प्रेशर और टेम्परेचर के कारण क्या होता है ना, जो अर्थ के अंदर जो लेयरिंग है, जो परतें हैं या जो कंपोजिशन है, कलर है, जो भी चीज़ें अंदर हैं ना, अलग अलग मैंने बताया था। कुछ हमारे अंदर जो अर्थ के अंदर मैग्मा टाइप के होते हैं, जिससे मतलब वॉल्केनो फटता है, बाहर निकलता है ना, ये सब चीज़ें तो हैं। तो वो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या होता है ना, उसका जो शेप है, साइज है, वो चेंज हो जाता है। तो जो रॉक्स, सिंपल रॉक्स होता है ना, वो चेंज हो जाता है ना, इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जाम्पल क्या दिया है इसमें? एग्जाम्पल ये दिया है जैसे क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। जो सिंपल सी मिट्टी होती है, जो वो क्या होती है, स्लेट में चेंज हो जाती है। स्लेट टाइप का एक मार्बल होता है, और जो लाइमस्टोन होते हैं, थोड़ा अलग टाइप के जो रॉक्स होते हैं, वो मार्बल में चेंज हो जाते हैं। मोर एवर क्वार्टिजाइट, ग्रेफाइट, आपने क्वार्टिजाइट एक स्टोन्स है, वो भी काफ़ी फेमस है, तो वो भी चेंज हो जाता है। किसकी वजह से? मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से, आई मीन इसके वजह से हो पाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा डायमंड्स, ये सब क्या है? स्टोन्स तो ही हैं। स्टोन्स का शेप चेंज हो गया है, उसका जो कहते हैं प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, तो इसे ही बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। आई बात समझ में? जब भी आप एग्ज़ाम में आए तो आप अपने वर्ड्स में भी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो दोबारा वीडियो को पॉज करके अच्छे से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से आप लिख भी पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है वो? शायद इसमें क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन ये है कि से स्टेट द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। आपने देखा था द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, 4 चीज़ें होती हैं। एक लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, बायोस्फीयर होता है ना, ये मेन कंपोनेंट्स है। शायद क्लास 6 में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई होंगी आपको। लिथोस्फीयर 27 पार्ट्स होता है, 27% होता है पूरे अर्थ का। हाइड्रो यानी वाटर, ठीक है। लिथो यानी होता है मिट्टी, सॉइल। एटमॉस्फेयर जानते हो, जो एयर से अराउंड घिरा होता है हमारा अर्थ। बायोस्फीयर यानी क्या? जिसमें सभी हमारे जो कहते हैं कि जो भी लाइफ है वो पाए, जैसे प्लांट्स हुआ, इंसान हुआ, ह्यूमन बींग्स हुआ, वो सभी बायोस्फीयर में तो पाए जाते हैं ना। रिवर्स हुए, तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं आपके इन्वायरमेंट्स के। तो अगर आप एग्ज़ाम में आ रहा है तो आप पक्के 2 मार्क्स पक्के कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आगे चलने के बाद ये देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको मैं क्लास में भी बहुत अच्छे से बताया था, शायद वहाँ पर आपको समझ में ना आया हो। फिर से हम इस चीज़ को रिवाइज करते हो, समझने की कोशिश करते हो। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर समझते हो मतलब दबाव। ठीक है, आप जानते हो हर एक चीज़ का एक प्रेशर होता है। हमारे अर्थ पर ऊपर बहुत बड़ा लेयर है एयर का ना, कहते हैं द लेयर ऑफ द एयर गेट सम वेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? हमारे अर्थ का है, कुछ न कुछ फोर्स होता है, आप जानते ही हो, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ऊपर का एयर का जो कहते हैं ना भार है, ऊपर ना बहुत बड़ा वायुमंडल का एक भार है ना, उसे तो बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ग्रेविटेशनल, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो यहाँ हमारे अर्थ पर जो प्रेशर फील होता है ना, उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक
प्रेशर, ठीक है। द ह्यूज लेयर ऑफ द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग द वेट। मतलब क्या होता है, जो बहुत बड़ा लेयर होता है ना एयर का ऊपर, वो हमारे अर्थ पर डालता है प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से क्या होता है हमारे को, मतलब हम सबको अलग वेट फील होता है। उसका वेट भी तो होता होगा। जब देखो सिंपल एक एयर होता है उसका वेट नहीं होगा, लेकिन जब इकट्ठे हो जाए और वो प्रेशर डाले तो वही बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन यू से दैट द ह्यूज लेयर ऑफ एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सी लेवल। वाई, आपको बताया था सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या होता है ना, सी के ऊपर जो हमारा वेपर बनता है, एक तो ऊपर का एयर और ऊपर से समंदर का जो जो वाटर होता है उससे जो वेपर बनता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स हो जाने की वजह से क्या होता है ना, सी के ऊपर का जो लेवल होता है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या होती है ना, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती है। जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा होती है ना वो कम की तरफ मूव करती है, यानी यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण क्या होता है, जो समंदर के ऊपर, जो सी के ऊपर जो एयर्स हैं वो क्या होती हैं, सीधे वहाँ से मूव करते करते समंदर के बाहर की तरफ निकल जाती है, यानी सिटीज़ की तरफ निकल जाती हैं। अब क्या होता है, जैसे ही वो बादल बनकर सिटीज़ के अंदर आती है, जहाँ पर मतलब रिवर ना हो, सिंपल अर्थ हो, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे आप इस समय सूरत में रह रहे हो, ठीक है, आप जब डुमस के किनारे जाओगे, जब सी बीचेस पे जाओगे, वहाँ देखोगे थोड़ा सा उमस फील होता है। क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है। जब वही चीज़ें क्या होती हैं, सिटी की तरफ आती हैं, तो वो जो बादल उमड़ते घुमड़ते क्या करती हैं, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। कहाँ का ज़्यादा टेम्परेचर? आपके अर्थ का ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है, वो बादल बारिश का रूप ले लेती है। तो आप ये कह सकते हैं ना कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही आप देखेंगे कहीं ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि वो जो क्लाउड है पार्शियली वाटर के फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, टेम्परेचर हाई के कारण भी क्या होती है, बारिश हो जाती है, ठीक है, वो निकलती है। तो आप देख सकते हैं यही कारण है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इवन रेन का होना, इवन जो कोई एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाता है तो वहाँ फिर भी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है। आपको मैंने क्लास में साथ बताया था, जब कोई एस्ट्रोनॉट्स यानी जो स्पेस में जाता है, वो स्पेस में जाता है तो अपने साथ वो पेन लेके नहीं जाता। क्यों? देखिए हमारा जो पेन है ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हम लिख पाते हैं। जैसे ऊपर जाते हैं तो जिस पेन का जो इंक होता है, स्याही होती है, वो बाहर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? जहाँ पे ज़्यादा कम हो जाएगा तो वहाँ पर लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक। तो ऐसी स्थिति है। तो आप ये थोड़ा सा एग्जाम्पल जाना, तो अगर आपसे कोई पूछे, आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, तो बहुत अच्छे से अपने वर्ड्स में बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। चलते हैं आगे। अब क्या है इसमें, हाँ, डिस्क्राइब द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब क्या होता है, देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, ठीक। एवरग्रीन फॉरेस्ट समझते हो मतलब क्या होता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी होता ही है, ये देखो, डिस्क्राइब द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब जो हमेशा हरा भरा हो, ठीक है, जो हमेशा हरा भरा हो। तो क्या है इसमें, आप देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा मैं और जूम कर दे रहा हूँ, तो आप देख पाएंगे द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो चीज़ें वहीं पर ज़्यादा ग्रीनरी रहेगी जहाँ पर ज़्यादा बारिश होंगी। अगर जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होंगी वहाँ पर ग्रीनरी नहीं रहेगी, हरे भरे चीज़ें नहीं दिखेंगी नहीं आपको, ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा रेन होता है, इसीलिए इसका नाम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही बोलते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा रेन होता है वहाँ पर आप देखोगे वहाँ के जो प्लांट्स हैं डेंस होते हैं, यानी कैनोपी समझते हो कि नहीं, यहाँ का जो ऊपरी पार्ट है जो प्लांट्स का, वो बिल्कुल हरा भरा होता है, ठीक है। दीज आर द फाउंड इन इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन। आपको शायद मैंने बताया था, थोड़ा मैं एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ आपको छोटा सा। ये देख रहे हो ना, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के बीच में एक इक्वेटर है। इक्वेटर के जो ऊपर और नीचे जो लाइन है ना, ये यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं, ट्रॉपिकल रीजन इसी को बोलते हैं। और जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाती है वहाँ पे ही क्या होता है, अच्छा प्लांट या अच्छे फॉरेस्ट। आपको बताया था जो अमेजन की जो फॉरेस्ट हैं, जो कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं इसी एरिया में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एवरग्रीन एरिया है, हमेशा बारिश होती रहती है। तो यही बात है इसमें भी।
तो जहाँ ट्रॉपिकल रीजन है वहीं पर अच्छे प्लांट पाए जाते हैं। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? वेरी हॉट, बिल्कुल गर्म होता है। और ह्यूमिड समझते हैं, मतलब कि जिसमें नमी होती हो। जैसे आप देखो, हम सूरत में रह रहे हैं ना, अगर आप जाएंगे नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ चलता है, लू चलता है, गर्म हवाएं चलती हैं। वहाँ के कहते हैं कि आपको इसके अंदर वाटर नहीं मिलेगा, लू चलता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं यहाँ पर सूरत में, गुजरात में, जहाँ का एरिया समंदर का एरिया है, मीन सीज़ हैं, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी से हमेशा निकलता रहता है पसीना, ह्यूमिड चिपचिपा रहता है। बात समझे कि नहीं? तो ऐसे रीजन्स जो क्लाइमेट होते हैं ना, वैसे ही जहाँ पर ह्यूमिड हो, बहुत गर्मी हो, तो वैसे एरिया को बोलते हैं क्या? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है। ऐसे द ट्रीज़ हैर नेवर शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली, मतलब क्या होता है इसका? जिसके पत्ते होते हैं ना, कभी सूखते ही नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही देखो विंटर आ रहा है ना, नवंबर दिसंबर में क्या होते हैं, जिससे भी लीव्स क्या होते हैं अपने आप को गिराते चले जाते हैं, पत्ते निकल जाते हैं। फिर वो फरवरी या मार्च में न्यू लीव्स आते हैं कि नहीं, लीव्स वगैरह। तो लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में होता ही ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे प्लांट्स में उतनी हमेशा ह्यूमिड बना रहता है, नमी बनी रहती है। ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होता है ना सॉरी, यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं बिल्कुल हरे भरे होते हैं। और न्यू लीव्स कीप ब्लॉसमिंग विच इज वाई द फॉरेस्ट आर एवर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए क्या होता है ना, जो ऐसे एरियाज़ में हमेशा हरे भरे आपको ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है। और कौन कौन से ट्री होंगे देखो ज़रा, रोज़वुड, इबोनी वुड, महोगनी, रबर, ये सब क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आते हैं। यानी ये हमेशा हरे भरे आपको देखने को मिलेंगे हमारे इंडिया में। कहाँ पर? तो खासकर जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहाँ पर आपको ये स्टेट्स में ऐसे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके। तो हम देखते हैं आगे आगे क्या होता है। देखो अभी क्या है कि हमने ये देखा, हाँ, पब्लिक हेल्थ सर्विस। अब आ जाते हैं सिविक्स पर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं है, बहुत कम ही क्वेश्चन बचा हुआ है। तो पब्लिक हेल्थ सर्विस, व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ सर्विस, इसके बारे में जानते हैं। देखो बेटा, पब्लिक यानी लोग, हेल्थ यानी हमारा हेल्थ जो स्वास्थ्य है, सर्विस यानी सेवा, जो आज हॉस्पिटल के रूप में है, आप देखते हो ना जगह जगह। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं फुली तरीके से पीपल्स के लिए होते हैं। यानी मीन कि लोगों को सही हेल्थ मिल सके, सही ट्रीटमेंट हो सके। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो लोगों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। आप कभी भी जाएँ, सूरत में देखेंगे तो सिविल हॉस्पिटल है, स्मीमेर है, और भी कई जगह जगह छोटे मोटे हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने हुए फ्री में। ये क्या है? ये हेल्थ सर्विस तो हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? इन द स्टेट पब्लिक हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, आई मीन PHC बोलते हैं। स्टेट में क्या होता है ना, आप जब जगह जगह जाएंगे, गाँव में कुछ 3-4 गाँव मिलाकर अब बाजू में एक तो आपका क्या था, हॉस्पिटल बना होता है। और वो रूरल एरियाज़ में, इट मीन्स व्हाट, कि गांव के एरिया में होता है। और ये सभी जगह वर्क करता है। गांव में खासकर PHC बोलते हैं, और शहरों में CHC बोलते हैं, सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं ना। तो आपने देखा होगा जब ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक जो भी लोग क्या वैक्सीनेशन करवा रहे थे, वो सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही वैक्सीनेशन हो रहा था। ठीक है। तो सिर्फ हेल्थ में सिर्फ हमारा ट्रीटमेंट और मेडिसिन ही नहीं आता, हेल्थ में हमारा कैंपेन भी चलता रहता है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। बच्चों के लिए क्या करना, वैक्सीनेशन करवाना, क्लीनलीनेस मतलब साफ़ सफाई का कैंपेन कराना, एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी की सही अवेलेबल कराना ताकि लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जब हमारा इन्वायरमेंट सही रहता है तो हमारा भी क्या होता है, हम बीमार कम होते हैं। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, परिवार को कैसे हेल्थ अच्छा करना है, ये सब बातें हम देख पाते हैं। ठीक है। तो ये सब किस में आता है? हमारा पब्लिक हेल्थ सर्विस में आता है। तो कंट्री थ्रू द पब्लिक हेल्थ सर्विस इवन व्हाट, आज जितनी भी टाइप डिजीज़ हैं, लाइक TB हुआ, मलेरिया हुआ, और डेंगू हुआ, और भी मीजल्स हुए, और डिप्थीरिया हुआ, कुछ पोलियो हुआ, ये सब बीमारियां जो बहुत इंडिया में बहुत ज़्यादा थी। कहते हैं ना छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं ना आप, उससे क्या बोलते हैं कि चिकन पॉक्स, वो सब चीज़ें क्या हो रही है, चीज़ें गायब होती जा रही हैं, ख़त्म हो रही है। अब लोग उतना बीमार कम पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो हेल्थ सर्विस है बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये रहा पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में। कुछ अपने भी आपके जो आसपास जो
हैपेंड हो रही हैं चीज़ें, आप उसे भी देखकर अच्छे से लिख सकते हो पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे ये लास्ट, हाँ यस, ये थोड़ा सा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपका ये रिवीजन जो आपका आने वाला है लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूरा हुआ। एक छोटे मोटे कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह थे, फिल इन द ब्लैंक थे, वो मैंने क्लास में डिस्कशन कर ही लिया था। और कुछ शायद डांस फॉर्म था, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन से आपने लिख ही लिया है, तो आप अच्छे से रिवाइज़ करेंगे तो आज मैं पूरे पक्के इरादे के साथ कह सकता हूँ, भरोसे के साथ, कि आपका एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।